Okay, so let us start with our next topic, that is SQC1 and SA 220. SQC1 और SA 220 दोनों साथ में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हैं. ओके, सो लेट अस कम टू द टॉपिक. चार्ट्स में आ जाएंगे एक बार. लेट्स कम बैक टू द चार्ट्स. दोनों को मैंने एक साथ ही क्लब करके दिया है, अलग नहीं दिया, क्योंकि कंटेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है. क्या डिफरेंसेस है वो हम समझ लेंगे. ठीक है, SQC1 एंड SA 220 क्वालिटी कंट्रोल. SQC1 का टाइटल क्या है? SQC1 का टाइटल है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स. ध्यान से सुनेंगे. क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट्स. ठीक है, ये हो गया SQC1 का टाइटल. SA 220 का टाइटल क्या है? SA 220 इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक बार हम लोग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स में चलेंगे गाइज. एक बार लिस्ट ऑफ एसेज में आइए, जो बुक के एकदम स्टार्टिंग में था ना, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. देखो, SQC1 is quality control for firms that perform नंबर 1 ऑडिट्स. दूसरा हो गया रिव्यूज, जो भी हमने पढ़ा ना, अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में कि रिव्यू होती है, देन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती है, रिलेटेड सर्विसेज होती है. तो किसी भी तरह का काम आपकी फर्म कर रही है, चाहे अश्योरेंस सर्विसेज दे रही है, चाहे रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, सभी के ऊपर क्या करते हैं? SQC1 अप्लाई करते हैं. सो SQC1 अप्लाइज ऑन द फर्म जो ये सारे सर्विसेज या इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है. और SA 220 देखो, SA 220 इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो डिफरेंस क्या हुआ? SQC1 विल अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ एंगेजमेंट्स, be it audit engagement, be it review engagement, be it assurance engagement या फिर related service engagement. कोई भी तरह की आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आपकी related सर्विस हो गई, किसी भी तरह की आप सर्विस दे रहे हो, सबके ऊपर SQC1 अप्लाई करेगा. आपको अपने काम की जो क्वालिटी है, you have to maintain it as per SQC1. SA 220 on the other hand, it applies only in case of audit engagements. ठीक है, लेकिन कंटेंट दोनों का ही सेम है. कैसे क्वालिटी मेंटेन करेंगे, ये बातें जो है ये दोनों स्टैंडर्ड्स में सेम है, इसलिए हम इसको एक ही बार पढ़ेंगे. डिफरेंस इज ओनली दिस कि SQC1 अप्लाई करेगा ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स एंड SA 220 विल अप्लाई ऑन ऑडिट एंगेजमेंट्स. ठीक है, वापस आ जाइए चार्ट्स में. कम बैक टू SQC1 एंड SA 220. Okay, so first let us talk of quality control. What does actually quality control mean? जैसे सपोज आप कुछ गारमेंट की शॉपिंग करने गए, आप कपड़े खरीदने गए, तो आपको कपड़े की फैब्रिक को टच करके, उसकी प्रिंटिंग को देख के समझ आता है ना कि इसकी क्वालिटी कैसी है. क्वालिटी इसकी चीप है या फिर रिच है, कैसी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट? वो आप टच करके, फील करके, उसको पहन के, उसको यूज करके समझ सकते हो, बिकॉज दैट इज अ टैंजिबल आइटम, राइट? मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ ये भी आप जज कर सकते हो, इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी आप जज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि मैं किस तरह का मटेरियल यूज करके आपको पढ़ा रही हूँ, कितने कंटेंट पे फोकस कर रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेशन पे कितना फोकस कर रही हूँ. सो ऑल दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ माई वर्क. सिमिलरली आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको क्वालिटी मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स बता दिए जाएंगे, राइट? या आप खुद समझ जाओगे इस पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी मैं कैसे मेजर करूं. अब ऑडिट का काम या फिर कोई भी तरह का अश्योरेंस एंगेजमेंट या रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ये सारे जो काम हैं इनकी क्वालिटी को कैसे जज किया जाए, हाउ टू ensure that the auditors or rather practitioners, यहाँ पे मैं practitioner word यूज करूंगी क्योंकि हम बाकी assurance engagements की, related services की, reviews की, सब की बात करते हैं, तो practitioner word जो है वो सब पे अप्लाई करते हैं. auditor तो सिर्फ audit करते हैं, assurance जो देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? practitioner बोलेंगे. तो अभी मैं word practitioner यूज कर रही हूँ यहाँ पे. practitioner के काम की क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए एंड हाउ डज a person
of reasonable knowledge judge whether the quality of the work performed by the practitioner is up to the mark or not. ये जो रीज़न है, ये रीज़न को एड्रेस करने के लिए बनाए गए SQC 1 and SA 220. One is how to judge the quality of the work, and as an auditor, as a practitioner, how do I maintain the quality of my work? मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा क्वालिटी का काम कर रही हूँ, बट आप भी तो कुछ सजेशन दीजिए ना, that how should I maintain the quality of my work? How should I ensure that the work, that the engagements that I'm performing are high quality, good quality engagements, right? तो SQC 1 और SA 220 के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. मैंने बोला था ना आपको जब हमने SA 200 पढ़ा था कि हर एक स्टैंडर्ड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो SQC 1 और SA 220 का ऑब्जेक्टिव है दैट the practitioners, they comply with all the regulatory and professional standards. They comply with all the professional, legal and regulatory standards. Professional standards मतलब हो गए आपके सारे standards on auditing. आपके काम की क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब आप ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो. आप सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके अपना काम करते हो. ठीक है, तो पहला क्या हो गया? कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. दूसरा, that you issue an appropriate report. आप जो अपनी रिपोर्ट इशू करते हो, that should be appropriate in the given circumstance. मतलब अगर आपको क्लीन रिपोर्ट देनी है तो आप क्लीन रिपोर्ट दो. अगर आपको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, यानी इफ यू हैव टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स दैट, अगर ऑडिट की बात करूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है. तो जो भी है आपको सिचुएशन, सर्कमस्टांस के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए SQC 1 एंड SA 220 के? नंबर 1 इज कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड इज टू इशू अ रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस. ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 220 एंड SQC 1. एक बार अपने इसको नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव को नोट कर लेंगे. यहाँ पे इसी पेज में आप ऊपर आके नोट कर सकते हो. जस्ट कम टू दिस पेज, एट द टॉप वी कैन राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SA 220 एंड SQC 1. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? पहला ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. दूसरा है इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट. ये सारे ही आपको अपने एंगेजमेंट्स में फॉलो करना है कि आपको रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू करनी है. ऑडिट एंगेजमेंट्स में हम रिपोर्ट देते हैं, अश्योरेंस में भी हम रिपोर्ट देते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट्स में भी हम रिपोर्ट देते हैं. रिलेटेड सर्विसेज जो हम परफॉर्म करते हैं ना, जैसे आपने अकाउंट्स को कंपाइल किया, तो उस केस में भी एक रिपोर्ट तो आप इशू करते ही हो एट द एंड. भले ही आपका काम था अकाउंट्स का कंपाइलेशन, आपको कोई ओपिनियन नहीं देनी उस केस में, बट एक रिपोर्ट हम इन जनरल इशू करते हैं. तो सभी केस में आपको एक अप्रोप्रिएट रिपोर्ट को इशू करना है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 220 एंड SQC 1. यू कैन राइट इट. compliance with professional standards and legal requirements. So over here the practitioner should ensure compliance with professional standards and legal requirements, and second is issue an appropriate report. Just note it down. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके बुक में इंक्लूड नहीं की, सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन इन द क्लास आई मेक यू राइट, ताकि आपकी राइटिंग की भी थोड़ी हैबिट रहे, कुछ कुछ चीज़ें हम लिखते रहें. सब कुछ बुक में देने से तो एकदम स्पून फीडिंग हो जाता, राइट? So this is the objective of SA 220 and SQC 1. Done? Okay, so now let us start with the main content of SQC 1 and SA 220, which is the elements of quality control system. इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि एक फर्म को
अपनी जो ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं, जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक फर्म को क्या क्या अपने फर्म के अंदर एलिमेंट्स, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसको इंश्योर करनी है कि उसके फर्म के अंदर प्रेजेंट हो और फॉलो हो। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर SQC1 एंड SA 220 में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहला हो गया एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जो कि इन दोनों स्टैंडर्ड्स का मेन कंटेंट है। उसके बाद हम कुछ एडिशनल थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। यू रिमेंबर वी हैड स्टडीड इन ABCD ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस क्या होती है, दैट द ऑडिटर शुड मेंटेन इंडिपेंडेंस इन फैक्ट एंड इन अपीयरेंस, इन फैक्ट एंड इन अपीयरेंस। तो वी विल स्टडी certain threats to that independence की ऐसी कौन सी factors हैं which can lead to a lack in the auditor's independence and how should the auditor deal with them। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं the elements of quality control system। टोटल 6 एलिमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज द लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। दिस सेज दैट जो भी ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म यहाँ पे मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो ऑडिट अश्योरेंस सारी तरह के एंगेजमेंट्स को परफॉर्म करती है। सो द प्रैक्टिशनर और द फर्म, द प्रैक्टिशनर्स और द फर्म्स शुड इंश्योर कि उनके फर्म के अंदर लीडरशिप, किसी ने लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करके रखा है। हो सकता है वो CEO हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल हाई लेवल पे ऑफिसर जो है, जो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने अज्यूम करके रखी है। लीडरशिप किस तरह की? लीडरशिप फॉर मेंटेनिंग, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी विद इन द फर्म। यानी कि इनको क्या करना होगा, ये जो लीडरशिप वाले लोग होंगे, जो लीडर्स होंगे रादर, ये क्या करेंगे? दे विल इंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर प्रेजेंट इन द फर्म। जो दो चीज़ें करते हैं, ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनी होनी चाहिए विच इंश्योर दैट ऑल द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फॉलोड एंड द रिपोर्ट विच इज बीइंग इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। यानी कि जो दो ऑब्जेक्टिव्स है ना SQC1 और SA 220 के, वो इनको इंश्योर करने की कंप्लाई हो, और इनको ये इंश्योर करना है कि ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, कि हमें सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, इनके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फर्म के अंदर बने होने चाहिए, राइट। दे शुड ऑल्सो इंश्योर कि जो ऑडिट टीम है ना, ऑडिट टीम, कोई भी स्टाफ हो गए, ऑडिट स्टाफ, कोई भी एक्सपर्ट्स हो गए, any other personnel, they should be able to raise their concerns without any fear। मतलब मैं ऑडिट करने गई एक पर्टिकुलर कंपनी की, सपोज आई एम वन ऑफ द ऑडिट स्टाफ, आई हैव गॉन टू ऑडिट अ पर्टिकुलर कंपनी, वहाँ पे कुछ मुझे डाउट लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है, और मेरे जो ऑडिट सीनियर है वो भी मुझे लग रहा है कि इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये बात आती है कि लीडर्स शुड इंश्योर कि उनके जो ऑडिट स्टाफ हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जो कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें। मैं ये ना सोचूं कि मेरा जो ऑडिट सीनियर है फिर उससे मेरे रिलेशन का क्या होगा। आई शुड नॉट थिंक दैट। देयर शुड बी पॉलिसीज, सच पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड इन द फर्म दैट एवरीवन शुड बी एबल टू रेज व्हाटएवर कंसर्न्स दे हैव विदाउट एनी फियर और अप्रीहेंशन। ठीक है, तो ये हो गया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी। दीज लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको इंश्योर करना है कि ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने होने चाहिए। इसमें एक और चीज़ आती है कि लीडरशिप प्रेजेंट होनी चाहिए फर्म के अंदर। मतलब आपको किसी को लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। ऐसा नहीं है कि सब अपना अपना काम करे, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन ऑडिट्स। एंगेजमेंट पार्टनर एक है, वो अपनी ऑडिट कर रहे हैं, सेकेंड एंगेजमेंट पार्टनर अपनी ऑडिट कर रहे हैं, थर्ड अपनी ऑडिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इंडिविजुअल सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी। उनको अपने ऑडिट की क्वालिटी इंश्योर करनी है, उनको अपने एंगेजमेंट की क्वालिटी इंश्योर करनी है, बट ओवरऑल जो फर्म की क्वालिटी होगी, फर्म के सारे एंगेजमेंट्स की क्वालिटी, दैट शुड ऑल्सो रेस्ट विद सम पर्सन एंड अथॉरिटी जो कि हाई लेवल पे है। ठीक है, इनको मेंटेन करना होगा एक इंटरनल कल्चर ऐसा। दे हैव टू प्रोमोट एन इंटरनल कल्चर जिससे कि सारे एंगेजमेंट पार्टनर्स हो, चाहे ऑडिट पर्सनल हो, चाहे कोई और स्टाफ हो, कोई और एक्सपर्ट्स हो, एवरीवन शुड फील दैट वी हैव टू मेंटेन गुड क्वालिटी इन आवर वर्क। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख लेंगे आप, इधर अपने एक और चीज नोट करेंगे।
promote such internal culture which ensures the quality of work. ऐसा इंटरनल कल्चर मतलब क्या हो गया, फर्म के अंदर कल्चर ही ऐसा है कि सब कोई ऑडिट या अश्योरेंस एंगेजमेंट जो भी है सबकी क्वालिटी ऑफ वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सो द लीडर्स शुड बेसिकली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी और द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी. दे शुड एम्फेसाइज दैट द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग काम सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, वी शुड फोकस ऑन मेंटेनिंग द क्वालिटी. ये पहला पॉइंट हो गया, लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. क्लियर. सेकेंड आता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सो योर ऑडिट क्वालिटी, यहाँ पे मैं बार बार ऑडिट बोल रही हूँ बट इसका मतलब हो गया ऑडिट, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज, एवरीथिंग, क्योंकि SQC1 सब एंगेजमेंट्स पे अप्लाई करते हैं बट मोस्टली हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैं बार बार ऑडिट बोल रही हूँ बट इम्प्लाइड है कि सारे एंगेजमेंट्स यहाँ इंक्लूडेड है. ठीक है. सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ये बताया गया कि द क्वालिटी ऑफ योर वर्क will only be maintained if you follow the fundamental principles of ethics as per the code of ethics. जो ICAI है उसने एक code of ethics issue किया अपने members के लिए. All the practicing chartered accountants and also those who are in service or doing other works, तो उनको code of ethics से comply करना होता है. ये code of ethics डिटेल में आप CA फाइनल के ऑडिटिंग पेपर में पढ़ोगे. ठीक है. प्रोफेशनल एथिक्स हम लोग उसको बोलते हैं. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ये कहा गया कि क्वालिटी, अगर क्वालिटी की हम बात करें, क्वालिटी आप तभी अच्छी मेंटेन कर पाओगे जब आप एथिक्स को फॉलो करोगे. एथिक्स में क्या क्या बातें आती हैं? सबसे पहला आता है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मतलब क्या हुआ, लिख लेंगे एक बार. इंटेग्रिटी मतलब हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मतलब हो गया अनबायस्ड. ऑब्जेक्टिविटी मतलब हो गया अनबायस्ड. यू शुड नॉट बी बायस्ड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, टूवर्ड्स द मैनेजमेंट और टूवर्ड्स एनी कंपनी और एनी क्लाइंट यू आर वर्किंग विथ. आप बायस्ड नहीं होने चाहिए. योर ओपिनियन शुड बी सोलली योर ओपिनियन, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. ठीक है. इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी. Second is professional, third one is professional competence and due care. Professional competence मतलब whatever engagement your team is performing, the engagement partner is performing, the team should be professionally competent to do the work. Say for example एक बैंक की ऑडिट करनी है और मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी बैंक की ना ऑडिट की है, ना उनको पता है कि बैंक की ऑडिट कैसे करते हैं, और मैंने उनको ट्रेन भी नहीं किया. आई एम द एंगेजमेंट पार्टनर. मैंने ना उनको ट्रेन किया, ना मैंने ये चेक किया कि उनको आता है कि नहीं आता है करना. मैंने सिर्फ बोला चलो बैंक की ऑडिट करनी है. आर दीज पीपल प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द बैंक ऑडिट? नो. So here it is being said that professional competence and due care should be taken care of. Reasonable skill and care auditor या firm को ensure करनी कि वो अपने काम के अंदर लेके आए. Clear? नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कीपिंग द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन or the subject matter of your engagement confidential, not disclosing the information to third parties without the client's permission. So when can you suppose मैं जा रही हूँ ऑडिट करने के लिए रिलायंस लिमिटेड की. ठीक है. तो मुझे रिलायंस के सारे ऑपरेशंस के बारे में पता है, मुझे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता है. तो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा मुझे यार तू रिलायंस की ऑडिट कर रही है तो मुझे बता दे उसके शेयर प्राइसेस का अगले महीने क्या होने वाला है, या फिर आगे एक साल में शेयर्स के दाम क्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं तो हम अभी शेयर्स परचेज कर लेंगे. कैन आई डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी विदाउट माई क्लाइंट्स परमिशन? नो, आई शुड नॉट डू दैट. एथिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको क्लाइंट के इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, यानी कि यू शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विदाउट क्लाइंट्स परमिशन. अभी आप ये समझो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मेरे पास आ रहे हैं, इनकम टैक्स का कोई असेसमेंट हो रहा है, कोई रेड पड़ी और वो मुझसे रिलायंस की कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्या मुझे देनी है? अभी भी आप अगर कहोगे कि नहीं देनी तो ऑफिसर्स मुझे कहेंगे यू आर द ऑडिटर, मे बी यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर फ्रॉड, अगर कुछ हुआ है तो मुझे
आई एम बाउंड बाय लॉ दैट टाइम. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पूरा एक्सेस मिलेगा टू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड पर्सन्स इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स. सो ऑडिटर इफ प्रोफेशनली एंड लीगली बाउंड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन तब हम करेंगे. या फिर अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बतानी चाहिए लोगों को, जैसे कि क्लाइंट के अंदर कुछ फ्रॉड हो रहा है अगर, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकती हूँ. इफ आई थिंक, इफ इन माई ओपिनियन दैट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. तो 3 बातें क्या कही मैंने. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब the auditor or the practitioner should not disclose the client's information without the client's permission. If bound by professional or legal standards or laws, तब हमें disclose करना पड़ेगा. क्लाइंट की परमिशन लेके भी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं. या फिर इफ इन द प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, देन दैट कैन बी डन. तो ये आ गए कॉन्फिडेंशियलिटी में. एक बार कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर लिख लेंगे. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में आप लिख लेंगे नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म द वर्क. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज डिटेल हमको क्वेश्चन आंसर्स में मिल जाएगी. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या हो गया. नॉट डिस्क्लोजिंग क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन विदाउट permission. Not disclosing client's information without permission. ठीक है. If legal or professional requirements require such disclosure, auditor may disclose the information. ठीक है. या फिर अगर ऐसा हो कि ऑडिटर को लगे कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, देन ऑल्सो द ऑडिटर में डू सो. समझ आ गया आपको कॉन्फिडेंशियलिटी. द फोर्थ प्रिंसिपल और रादर दिस इज द लास्ट वन, इंडिपेंडेंस जो है वो मैंने एक एडिशनल ऐड किया है. कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटली यही है. इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर. द ऑडिटर शुड बिहेव प्रोफेशनली, मतलब टाइम से जाना, डिसिप्लिन्ड मैनर में कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट से. सो प्रोफेशनल बिहेवियर शुड बी मेंटेन्ड. ठीक है, यू शुड एक्ट एंड यू नो प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ मैनर कि आप एक प्रोफेशनल बॉडी को बिलोंग करते हो. ठीक है, ऐसा नहीं जीन्स शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहन के हम लोग एकदम ऑडिट करने जा रहे हैं. ठीक है, इससे प्रोफेशनल बिहेवियर आपका हाईलाइट नहीं होता है. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज इन योर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन you should present yourself in a manner that you are a professional person. Professional behavior auditor को maintain करना है. Clear? And independence, we already know what is independence. It is not being subordinate to the wishes and commands of the appointing authority. हो गया. Confidentiality आप लिख लीजिए एक बार. Just note it down. तो 2 अभी तक एलिमेंट्स हमने पढ़े. फर्स्ट वन वाज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स. डन. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स. तो ऑडिट क्वालिटी या फिर कोई भी एंगेजमेंट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी आप कोई नया काम एक्सेप्ट करो या पुराने काम को आप कंटिन्यू करो. से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी की ऑडिट कर रही हूँ तो इस साल मैं उनकी ऑडिट कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है मैं उनकी ऑडिट करूँगी. ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो उसमें इंडिविजुअल ऑडिटर 5 इयर्स तक ऑडिट कर सकता है. ठीक है, और अगर फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 10 साल तक वो ऑडिट कर सकता है. अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, मतलब प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो उनकी तो आप इन्फिनिटी तक आप ही ऑडिट कर सकते हैं. तो क्वालिटी वर्क की कैसे मेंटेन होगी.
जब आप कोई नया काम एक्सेप्ट करते हो या पुराने क्लाइंट को कंटिन्यू करते हो तो कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं रादर, जो एक ऑडिट फर्म को, एक फर्म को जो कि ऑडिट या अश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रोवाइड कर रही है उनको फॉलो करनी चाहिए। मैम किस तरह की ये पॉलिसीज हैं? फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट, you should evaluate the integrity of the principal owners. What we should do? We should evaluate the integrity of the principal owners, यानी कि management and those charged with governance. क्या वो लोग honest हैं? Are they doing their operations? Are they conducting their operations honestly? उनका बिजनेस क्या है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस? उनकी जो इंटेग्रिटी है, मतलब बेसिकली एथिक्स एंड वैल्यूज़ आप बोल सकते हो, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। यू हैव टू इवैल्यूएट देम, क्योंकि अगर क्लाइंट ही डिसऑनेस्ट है, वो ऐसे काम कर रहे हैं विच आर इलीगल एंड अनएथिकल, तो आप उनके ऑडिट करोगे तो अल्टीमेटली आप भी तो उसी चीज़ की ऑडिट कर रहे हो, राइट? सो यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ द की ओनर्स और द प्रिंसिपल ओनर्स, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जैसी होती है उसकी कंपनी भी वैसी ही होती है ना। आज अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या किसी की बात नहीं सुनता है, तो हम क्या कहते हैं? भले ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए, बट सबके मुंह से यही निकलता है कि इसके शायद पेरेंट्स ने इसको यही सिखाया है। तो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जैसे पेरेंट्स होंगे ना वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, हालांकि ये कई बार सच भी नहीं होता है। लेकिन बात ये है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट जैसी होती है, उनका जो थॉट प्रोसेस, उनकी फिलॉसफीज, विजन जैसा होता है, उसी तरह से उसके बॉटम लेवल एंड उसके नीचे के लोग काम करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली सारे लोग ही उस तरह के होते हैं। तो आपको कंसिडर करना है कि कोई भी काम हम एक्सेप्ट करें तो हम उसको पहले उसकी इंटेग्रिटी को इवेल्युएट करें। ये हो गया कि क्लाइंट की बात हम कर रहे हैं। अपनी बात करो, क्या आप इस काम में इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हो? सपोज मेरे कोई रिलेटिव ने या मेरे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड ने मुझे काम ऑफर किया कि मेरी ऑडिट कर दो, मुझे पता है कि मैं इंडिपेंडेंस इन माइंड शायद ना मेंटेन कर सकूं, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव या बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो उनके कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में आके या उनकी बात मुझे सुननी पड़ सकती है, जो कि मैं अपने बाकी क्लाइंट्स के साथ ना करती हूँ। तो you have to evaluate your independence, whether you can comply with all the ethical requirements. You यानी कि the practitioner, whether the firm and the practitioner can comply with all the ethical requirements or not. You also have to check whether you have time and capability to perform this work. Suppose करो मेरे पास कोई गवर्नमेंट ऑडिट आ गई, कोई मेरे पास ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, यार अदर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट आ गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप समझते हो, आई बिलीव, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट आ गई जिसकी एक अलग लॉ है, जिसका एक अलग कानून है, जिसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको पढ़ के, मैं उसकी नॉलेज ऑब्टेन करके, ठीक है, मैं उस ऑडिट को कंडक्ट कर सकती हूँ, तो मैं करूँ। बट इफ़ आई नो कि ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक नया एंगेजमेंट के लिए पूरा स्टडी करूँ थॉरो एंड देन मैं वर्क परफॉर्म करूँ, तो आई शुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, बिकॉज आई हैव टू फर्स्ट इवेल्युएट माई कॉम्पिटेंस, rather my team's competence, whether the firm is having the competence and capability to perform the engagement or not. तो 3 चीज़ों की बात की। पहला तो हो गया क्लाइंट की इंटेग्रिटी, क्लाइंट इंटेग्रिटी। सेकंड क्या हो गया? कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कैन आई कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स और नॉट। थर्ड हो गया कॉम्पिटेंस एंड केपेबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट टीम। फोर्थ पॉइंट इज आई ऑल्सो हैव टू कंसिडर अगर मेरी कंटिन्यूस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, मतलब ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स। इफ आई एम कंटिन्यूइंग डूइंग द ऑडिट ईयर आफ्टर ईयर, मुझे ये भी देखना है कि पास्ट ईयर में क्या कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट रीज़न रहा है जिससे मुझे ये क्या बोलते हैं एंगेजमेंट है, इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल जिस कंपनी की मैं ऑडिट करती हूँ उसमें मेरे कोई बहुत क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड एज अ सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर एम्प्लॉय हो गए हैं, तो अब मेरी जो क्या बोलते हैं आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं थ्रेट टू योर इंडिपेंडेंस एक आ चुका है। सो यू हैव टू कंसिडर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो आपको प्रीवियस ऑडिट से ऑब्टेन हुए हैं। प्रीवियस ऑडिट में हो सकता है मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन मिला हो कि कंपनी में यहाँ पे जो लोग हैं वो बार छोड़ के जा रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट भी बहुत कैजुअल हो चुकी है, देयर इज़ नो इंटरनल कल्चर ऑफ लीडरशिप हियर,
कोई प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी प्रीवियस ऑडिट से मिली है, तो क्या इस ईयर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए वेदर आई हैव टू कंटिन्यू दिस ऑडिट और नॉट? ऑफ कोर्स मैम, यू शुड थिंक. सो you can only maintain the quality of your work if you are continuously evaluating whether you should accept a client or not, whether you should continue with a client or not. तो यहाँ पे दो बातें हैं, ठीक है. पॉइंट इज रिगार्डिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स. एक्सेप्ट करना है नया क्लाइंट को या नहीं करना है, पुराने क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. इसके लिए देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. तो मैम ये क्वालिटी कंट्रोल में करेंगे क्या? हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना के रखेंगे जो कि हर नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें टिक 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 चेक करनी है. कोई भी अगर 2 साल तक आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया है तो उसके बाद 3rd ईयर में आपको उसकी जो कंटिन्यूएंस है उसको इवेलुएट करना है. ऐसी हमें पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके रखनी होगी फर्म के अंदर. ये हो गया हमारा 3rd पॉइंट. 4th पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज का. सो द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि उनके पास सफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ एंड पर्सनल है या नहीं है. आज समझो मैंने बहुत एक्सपेंशन कर लिया अपनी फर्म का, मैं बहुत सारे ऑडिट एंगेजमेंट्स हैंडल कर रही हूँ, पर मेरे पास सपोर्टिंग टीम ही नहीं है. मैं सब कुछ वन मैन आर्मी, आई एम सोलली हैंडलिंग एवरीथिंग. कितना हद तक मैं इस काम को कर पाऊंगी आप बताओ? At the end I will need some support, some other staff and personnel. कोई ऐसे आर्टिकल असिस्टेंट्स हो गए, कुछ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए जो मुझे हेल्प कर सके मेरी ऑडिट एंगेजमेंट्स में. सो द फर्म शुड इंश्योर कि उनके पास सफिशिएंट एंड केपेबल, ऐसा भी नहीं सफिशिएंट मतलब बहुत सारे स्टाफ है पर कोई केपेबल ही नहीं है काम करने के लिए, ठीक है ना. नॉलेजेबल कॉम्पिटेंट पर्सनल शुड बी देयर. इसके लिए उनको अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अच्छी रखनी होगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते रहना होगा. जो एग्जिस्टिंग पर्सनल है उनकी कंपेंसेशन रिलेटेड चीज़ें चेक करनी होगी, वेदर दे आर गेटिंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन और नॉट. देन ऑल्सो हैव टू चेक कि उनको कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे. हर दिन कुछ ना कुछ नया आएगा, तो आपकी ऑडिट में भी बहुत सारी चेंजेस आएगी. तो उन जो आपका टीम है उसको प्रॉपरली एजुकेट एंड ट्रेन, अपडेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में यही है कि इन चीज़ों के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए प्रॉपर. SQC 1 एंड SA 220 में जो भी एलिमेंट्स हैं उन चीज़ों के लिए फर्म में पॉलिसी बनी होनी चाहिए. देयर शुड बी पॉलिसी फॉर लीडरशिप, देयर शुड बी पॉलिसी फॉर फॉलोइंग एथिकल रिक्वायरमेंट्स, देयर शुड बी पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, देयर शुड बी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू हैव सफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है. तो एट द एंड बात आती है कि पॉलिसी प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए एंड होने नहीं, फॉलो भी होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट इज योर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. देख लो इसमें एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग पर्सनल कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक्चुअली बात होती है कि जो एंगेजमेंट हमने एक्सेप्ट की उसकी परफॉर्मेंस, यानी जब वो एंगेजमेंट कंडक्ट होगी उस वक्त हम कैसे क्वालिटी को मेंटेन करेंगे. सो देयर शुड बी पॉलिसीज फॉर प्रॉपर डायरेक्शन टू योर ऑडिट टीम, टू योर team and to the personnel in the team. There should be supervision of their work. ऐसा नहीं उनको डेलीगेट करके छोड़ दिया, कंटिन्यूस सुपरविजन होना चाहिए. सुपरविजन कौन करेगा? सुपरविजन करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है ना. एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है, उसकी टीम होती है, टीम जाके काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, एंड देन एंगेजमेंट पार्टनर शुड सुपरवाइज इट. फिर उनके काम को रिव्यू करना चाहिए. जब वो काम करके आ गए, जब वो क्लाइंट एंटिटी के यहाँ काम करके आ गए, उसके बाद उनके काम को हम रिव्यू करेंगे. तो डायरेक्शन हो गया, सुपरविजन हो गया, रिव्यू हो गया. इफ रिक्वायर्ड एट प्लेसेस हम कंसल्टेशन ले सकते हैं कुछ एक्सपर्ट से. से फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है क्लाइंट एंटिटी के यहाँ पे, तो हम किसी लॉयर का एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ रिक्वायर्ड हम किसी वैल्यूअर या इंजीनियर के एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सो द एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर कि ऐसी जो कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है वो ली जा रही है. और क्या हो सकता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है. रिव्यू, एक
एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, ठीक है, EQCR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करते हैं, ये कोई दूसरा पार्टनर करेगा। जैसे अगर फर्म में 10 पार्टनर हैं, मैं अगर साइनिंग पार्टनर हूँ, मतलब मैं ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाली हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंड इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट। मेरे अलावा कोई दूसरा पार्टनर मेरी ऑडिट का या मेरी एंगेजमेंट का आके रिव्यू करेगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। दैट एक्सटर्नल रिव्यू तो नहीं बोलेंगे इसको, फर्म के अंदर ही दूसरा कोई पार्टनर आके मेरे काम की रिव्यू कर रहे हैं, दैट वेदर प्रॉपर क्वालिटी इज बीइंग मेंटेन्ड और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब क्या हो गया, मॉनिटरिंग मीन्स टू इंश्योर वेदर ऑल दीज अबव एलिमेंट्स आर कंटिन्यूसली बीइंग फॉलोड और नॉट। ठीक है, जैसे कि पीरियोडिकली हम इंस्पेक्ट करेंगे, हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए सारी पॉलिसीज बना ली। अब हम क्या करेंगे, कुछ एंगेजमेंट्स हमारी फर्म की, सपोज हमारी फर्म के यहाँ पे 100 ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें से कुछ एंगेजमेंट्स से 10 एंगेजमेंट्स को हम पिक करेंगे एंड उसमें हम पूरा चेक करेंगे वेदर क्वालिटी हैज़ बीन मेंटेन्ड एज पर ऑल दीज पॉलिसीज और नॉट। तभी तो पता चलेगा ना ये जो पॉलिसीज बनी ये एक्चुअली काम कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। सो ensuring that all the policies and procedures which are being formulated are actually implemented or not. So ongoing consideration and evaluation, ongoing consideration मतलब continuous monitoring करना and evaluation of the firm's quality control system. पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब जो मैंने बोला कि कुछ एंगेजमेंट्स को पिक करके सैम्पलिंग बेसिस पे उनकी इंस्पेक्शन करना। किस बात की इंस्पेक्शन करेंगे कि उसमें काम में क्वालिटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज फॉलो अप विथ अप्रोप्रिएट पर्सनल। इफ सपोज आई फाउंड एनी डेविएशन, ठीक है, एनी डेविएशन और डिस्क्रिपेंसी कि क्वालिटी नहीं मेंटेन हुई इस पर्टिकुलर काम में, तो मैं जो मैनेजमेंट है या जो भी लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स जिनके पास थी ना, जिन्होंने सारी पॉलिसीज को बनाया था और ये इंटरनल कल्चर प्रमोट किया था कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उनको जाके मैं इन्फॉर्म करूंगी। बिकॉज मॉनिटरिंग का पर्पस क्या होता है, मॉनिटरिंग का पर्पस ये नहीं कि हम फॉल्ट्स निकाले चीज़ों के अंदर से, मॉनिटरिंग का पर्पस इज कि यू फाइंड आउट द डेविएशंस, इन्फॉर्म टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मेक इम्प्रूवमेंट्स सो दैट फ्यूचर में ये जो डिस्क्रिपेंसीज या डेविएशंस है ये ना आए। ठीक है, जो भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो वो हो पाए। So this was regarding the elements of quality control system. इसके लिए एक निमोनिक हम लोग लिखेंगे, एक नोट करेंगे आप, elements of quality control system में कैसे इसको याद करेंगे हम लोग। LECHEM, the mnemonic is LECHEM, LECHEM, LECHEM. नोट इट डाउन, लेकेम। एल से क्या हो गया, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, एल फॉर लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। ई से क्या हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सी से क्लाइंट रिलेशनशिप्स, क्लाइंट रिलेशनशिप्स के दो पार्ट हो गए, एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। सो एक्चुअली द पॉइंट विल बी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो एल से हो गया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ई से एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सी से क्लाइंट रिलेशनशिप्स, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, ई से हो गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड एम फॉर मॉनिटरिंग। सो दिस इज अ निमोनिक लेकेम, सीक्वेंशियली है, ठीक है ना, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आएंगे, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आके लिखेंगे इसमें क्या क्या चीजें और इन्वॉल्व होती है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में डायरेक्शन हो गया, क्लाइंट अपनी टीम को डायरेक्ट करना कि कैसे काम करना है। फिर सुपरविजन हो गया, उनके काम को सुपरवाइज करना, इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन सॉल्विंग इट आउट, ठीक है, रिजॉल्विंग देयर इश्यूज। देन रिव्यू, कंसल्टेशन इफ रिक्वायर्ड, engagement, quality
कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। EQCR मतलब कि कोई दूसरा पार्टनर आके मेरी एंगेजमेंट की जो है रिव्यू कर रहे हैं। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन। एक और लिखो आप यहाँ पे, डिफरेंस इन ओपिनियन। अगर मेरी टीम के अंदर कोई ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं, मतलब मेरी ऑडिट टीम में सपोज 10 लोग हैं, उनकी कोई कह रहा है किसी पर्टिकुलर मैटर पे डिफरेंस इन ओपिनियन अराइज हो गया, समवन इज सेइंग कि ऐसे करना चाहिए इस काम को, कोई और कह रहा है नहीं इस काम को ऐसे करना चाहिए, तो उनकी ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं। इंटरनली टीम के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, सो डिफरेंस इन ओपिनियन, rather you can write resolution or resolving the difference in opinion among team। ये सब आ गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ये सारी चीजें कौन इंश्योर करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा। ओके, एंगेजमेंट पार्टनर विल डायरेक्ट द टीम, सुपरवाइज देयर वर्क, रिव्यू देयर वर्क, consider if any consultation is required or not, get the EQCR done, resolve the differences, right? बाकी ये सब तो लिखा हुआ ही ऑलरेडी कि एंगेजमेंट टीम्स को ब्रीफ कैसे करना। ब्रीफ मतलब टेलिंग देम अबाउट द वर्क, लेटिंग देम नो और आइडेंटिफाइंग फॉर देम द सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज। फॉर एग्जांपल अगर मेरी टीम ऑडिट के लिए जा रही है क्लाइंट के यहाँ पे, मैं उनको पहले से बताऊंगी भैया देखो इनके यहाँ पे इन्वेंट्रीज में हमेशा बहुत लफड़ा रहता है, ठीक है, आपको इन्वेंट्रीज को बहुत अच्छी तरह चेक करना है, यू हैव टू चेक देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वेरी प्रॉपरली। सो ऑल दीज सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज मैं उनको पहले से बता दूंगी। सो हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड, प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग देयर वर्क, appropriate documentation, processes to keep all policies and procedures current। ठीक है, करंट मतलब क्या हो गया कि पुराने ज़माने के 10 साल से जो पॉलिसी चल रही है उसी को चलते रहने देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पॉलिसीज़ को जो है अपडेट करते रहना, मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, इसको लिख लेंगे एक बार। जब मैं बोलती हूँ तब आप लिखने पे फोकस नहीं करेंगे, जब मैं लिख रही हूँ उसके साथ आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो, फिर जब मैं बोलने लगूँ वापस तो आप स्टॉप कर जाओ। मैं लिखने के लिए आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम दे दूंगी, ठीक है। 3-4 बार 2-3 क्लास में ये सब बातें बोलूंगी तो फिर आप यूज टू हो जाओगे मैम के पढ़ाने के पैटर्न से, है ना। मैंने सोच के रखा था मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बट आई थिंक एक टॉपिक हमारा 2 टॉपिक रादर रह जाएंगी फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे उसको, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफ गार्डिंग मेजर्स। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफ गार्डिंग मेजर्स, यानी कि ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में एक पॉइंट था ना इंडिपेंडेंस, तो जो इंडिपेंडेंस है ऑडिटर की, व्हाट आर द थ्रेट्स। थ्रेट मतलब आप समझते हो ना, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकती है ना नेगेटिव मैनर। सो फर्स्ट थ्रेट इज द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या हो गया, क्लाइंट की मैं जब ऑडिट कर रही हूँ, यहाँ पे हम ऑडिट की बात करें, ठीक है, क्लाइंट की मैं जब ऑडिट कर रही हूँ, ये हर एक इंश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी अप्लाई करेगा, बट ऑडिट के अंदर ऑडिटर को ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मोर इंडिपेंडेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन ऑडिट एंगेजमेंट्स रादर देन अदर एंगेजमेंट्स। सो व्हेन आई एम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट एंटिटी, अगर मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस क्लाइंट के अंदर, मेरा क्या है फाइनेंशियली आई एम इंटरेस्टेड इन द वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मेरा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं नई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी हूँ, ठीक है, मैंने ऑडिट फर्म अपनी शुरू की, मैंने सीए प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और मेरे पास अभी 2 क्लाइंट्स हैं। कितने क्लाइंट्स हैं? 2 क्लाइंट हैं ओनली। मैम बिल्कुल, शुरू से स्टार्ट करोगे कोई चीज़ तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो अभी मेरे पास 2 क्लाइंट हैं, तो मेरा सारा जो दाना पानी आ रहा है खाने पीने का कहाँ से आ रहा है? उन 2 क्लाइंट से आ रहा है। सो बेसिकली आई एम हाईली डिपेंडेंट
financially on those clients because my fees is coming from those clients, right? So if any practitioner, any auditor is highly dependent on a client's fees or remuneration, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका. मतलब अगर मैं एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूं तो क्या पता ये मुझे रिमूव करके नया ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे. हालांकि इसके लिए काफ़ी सारे सेफगार्ड्स है कंपनीज एक्ट में भी, कोड ऑफ एथिक्स में भी, बट फिर भी एक ऑडिटर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो आ गया ना. इफ माई फीस इज बेस्ड अपॉन सर्टेन परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट कहेगा कि अगर मेरा प्रॉफिट इतना होगा तो मैं 10% ऑफ माई प्रॉफिट आपको फीस दूंगा, ऑडिट फीस. सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेड ही नहीं है. कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो ICAI ने फॉर्मुलेट किया है, उसमें ये स्ट्रिक्टली मना है कि एज अ परसेंटेज, मतलब कंटिंजेंट फीस विच इज कंटिंजेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. ऐसी फीस ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हो तो आपकी एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है. अगर मेरे किसी रिलेटिव ने, मेरे पापा ने, मम्मी ने, किसी ने भी क्लाइंट एंटिटी को लोन दे के रखा है, गारंटी दे के रखी है, अब वो क्लाइंट अगर डिफॉल्ट चला जाए या मेरे किसी रिलेटिव ने उनसे लोन लेके रखा है, तो मेरा एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस में. सो ऑल दिस इज इम्पोजिंग अ थ्रेट टू माई इंडिपेंडेंस बिकॉज आई एम हैविंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी. थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. कोई भी एक थ्रेट या 2 थ्रेट के बारे में बताओ और उसके एग्जाम्पल्स लिखो. तो जब भी आप थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस लिखेंगे आपको एग्जाम्पल एकदम पता होना चाहिए. तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या हो गया? व्हेन द पार्टनर और एसोसिएट, मतलब पार्टनर मतलब द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, एंड एसोसिएट यानी उसके जो भी ऑडिट टीम मेंबर्स हैं, किसी का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन द क्लाइंट. डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया. डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट को रोकने के कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं. आप डायरेक्टली अगर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हो किसी एंटिटी में, आप उसकी ऑडिट कर ही नहीं सकते हो. ऐसा बहुत सारा प्रोविजंस हम कंपनीज एक्ट, कंपनी ऑडिट जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं उसमें पढ़ाऊंगी. अभी हमको यही समझना है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होते हैं. जब ऑडिटर या पार्टनर का या उसके एसोसिएट का फिनेंशियल इंटरेस्ट है. क्या इंटरेस्ट है? फिनेंशियल इंटरेस्ट है इन द क्लाइंट. कोई लोन गारंटी दे के रखा है, ले के रखा है, अगर फीस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, ये सब आ गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स में. इसको रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकते हैं या पार्टनर क्या कर सकते हैं? रिव्यू करो कि क्या आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, वैसी एंगेजमेंट्स आप एक्सेप्ट ना करो. उसको सेफ गार्ड करने के लिए कोई मेजर्स अप्लाई करो. जैसे अगर मेरी ऑडिट टीम में ऐसा कोई बंदा है जिसका सेल्फ इंटरेस्ट जिसका सेल्फ इंटरेस्ट है इन द क्लाइंट, तो मैं उस बंदे को टीम से रिमूव कर दूंगा. उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए किसी और को मैं अपॉइंट करूंगी. ठीक है, तो इस तरह से आपको सेफ गार्ड करना है अपने इंडिपेंडेंस को. थ्रेट्स तो बहुत बार अराइज करेगी ही करेगी, एक नहीं एक से ज़्यादा थ्रेट्स भी अराइज कर सकती है. सो दी partner or the auditor has to just ensure that the threats are reduced, that safeguards are being implemented. अगर safeguard implement करके भी आप threat को ना reduce कर सको तो फिर आप withdraw कर लो, वैसी engagement से आप resign कर लो, वैसा कुछ perform ही ना करो जहाँ पे आपकी independence compromise हो रही है. ठीक है, ये हो गया self interest threat. self review threat. self review threat का एक मस्त एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ. समझो मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, जो कि मैं लूँगी, ठीक है ना. हो सकता है इसी चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगी. बात ये है कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है. अब मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था कि टेस्ट की चेकिंग कैसे होगी, आपको अपना पेपर को सेल्फ इवैल्यूएट करना होगा. अब यहाँ पे आता है झमेला. ठीक है, अभी तो आप फिर भी बड़े हो गए हो, अभी आप खुद के साथ चीटिंग नहीं करोगे, बट इमेजिन करो ये स्कूल लेवल पे अगर हो रहा होता कि पेपर खुद ही लिखना है और मैम बोल दे आपको खुद ही चेक करना है, तो सबका कितना आएगा? 100 में 100. एवरीवन इज कमिंग फर्स्ट इन द क्लास, राइट? एवरीवन इज स्कोरिंग एन A+. व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज बिकॉज द वर्क दैट यू आर चेकिंग हैज बीन डन बाय योरसेल्फ. मैं जो काम कर रही हूँ, मैंने जो काम किया है, मैं उसी को चेक कर रही हूँ. तो क्या मैं उसमें गलती निकालूंगी? अगर गलती होगी तो भी मुझे पता है कि मैंने यहाँ गलती की है, तो मैं उसको मे बी ना डिटेक्ट करूँ, ना आइडेंटिफाई करूँ. So self-review threat is when the auditor or the partner is reviewing any judgment or conclusion, the subject matter of which has been
परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर ओनली, मतलब मैंने ही काम किया, मैं ही उसकी रिव्यू करी हूँ. सेल्फ रिव्यू मतलब क्या हुआ, यू हैव डन अ वर्क, यू आर रिव्यूइंग दैट वर्क. सो देयर इज ऑफ कोर्स अ थ्रेट because you will not identify what manipulations has been done there. से फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है, रियल एस्टेट एंटिटी, उस रियल एस्टेट का काम करती है कंपनी, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग. अब आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आपने उसकी वैल्यूएशन भी कर डाली, ठीक है ना, उसकी आपने सारी रियल एस्टेट की वैल्यूएशन आपने ही करी है. अब आप ही उसकी ऑडिट कर रहे हो और रियल एस्टेट की वैल्यूएशन में आपने गड़बड़ी की है, ठीक है ना, यू हैव नॉट डन इट वेरी, मतलब जो होना चाहिए था उसके हिसाब से आपने कम अंडर वैल्यू किया या ओवर वैल्यू किया. से फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं करना है कभी भी, ऐसा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्योंकि हम थ्रेट्स की बात कर रहे हैं. तो अगर आपने वो वैल्यूएशन किया और उसी चीज़ की आप रिव्यू या एग्जामिनेशन कर रहे हो, विल यू बी एबल और विल यू एवर हाईलाइट कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन या मिस स्टेटमेंट हुआ है? नेवर. So what is self-review threat? Review of judgment or conclusion reached in previous audit or auditor was senior employee or director. Say for example, मैं एक कंपनी में एज एन एम्प्लॉई या एज ए डायरेक्टर एम्प्लॉयड थी पहले. से फॉर एग्जाम्पल मैं नेस्ले में डायरेक्टर थी, ठीक है. अभी मैं आके एक सीए फर्म को ज्वाइन कर ली, मैं उसकी पार्टनर हूँ और मैं ही नेस्ले की अब ऑडिट करने जा रही हूँ. तो क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं हुआ? बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विथ दैट एंटिटी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तभी डायरेक्टर बनी ना, लॉन्ग समय के लिए एसोसिएटेड थी तब मैं डायरेक्टर बनी, एंड नाउ आई एम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ दैट एंटिटी. मतलब क्या हुआ, मैं जो काम करके आई हूँ पास्ट में, मैं अब उसी को चेक कर रही हूँ. सो अगेन इट इज़ अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, सेफ गार्डिंग कैसे करेंगे इसकी? जो सीनियर एम्प्लॉयज़ या ऐसे पार्टनर्स हैं हु वर एसोसिएटेड विद अ कंपनी, तो उनको हम उस एंगेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, फर्म को उस एंगेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए. अगर मैं कोई सर्विस, अदर सर्विस परफॉर्म कर रही हूँ क्लाइंट के लिए, तो मुझे उसकी ऑडिट नहीं करनी है या मुझे उसकी एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी है. इसके लिए कंपनीज एक्ट में अगेन सेफ गार्डिंग की हुई है. सेक्शन नंबर 144 में ऐसी कई सारी सर्विसेज लिस्टेड हैं जो अगर आप ऑडिटर है कंपनी के, तो आप वो काम कंपनी के लिए नहीं कर सकते हैं. सिंपल एग्जांपल, अगर आप ऑडिटर हैं कंपनी के, आप उसके अकाउंट्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते. ये कहाँ लिखा है मैम? ये लिखा है हमारे कंपनीज एक्ट में. सो ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ सेफ गार्ड्स to safeguard the auditor's independence, but still the auditor also has to ensure कि वो अपनी independence maintain करे. राइट. नेक्स्ट थ्रेट इज एडवोकेसी थ्रेट. नाम से समझ में आ रहा है ना, क्लाइंट के लिए एडवोकेसी का काम कर रहे हैं. देखो एक एडवोकेट का क्या काम होता है, अपने क्लाइंट की जो ओपिनियन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना. मेरा क्लाइंट अगर कह रहा है मैं बेगुनाह हूं, तो मैं उसको प्रूव करके रहूंगा मैं बेगुनाह हूं. सो एडवोकेसी थ्रेट मीन्स दैट द ऑडिटर इज प्रोमोटिंग द क्लाइंट्स ओपिनियन टू सच एन एक्सटेंट कि सबको लग रहा है भैया ये क्या ऑडिटर है, इसकी तो कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, तो बहुत बायस्ड है टुवर्ड्स द क्लाइंट. से फॉर एग्जांपल मैं कोई पब्लिक मीटिंग में क्लाइंट के फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कर रही हूँ, ठीक है. इससे क्या हुआ, एक लग रहा है ना लोगों को कि ये ऑडिटर तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बायस्ड है टुवर्ड्स द एंटिटी. फ्यूचर के बारे में उसकी मैनेजमेंट बोलेगी ना पब्लिक इवेंट्स पे, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो ऑडिटर हूँ, आई एम जस्ट अपॉइंटेड टू एग्जामिन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर ऑडिटर ऐसी कुछ बातें कहता है तो लोग उस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, बिकॉज ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट. सो ऑडिटर शुड नॉट express such public opinions on the future growth of the entity or any such thing. So advocacy threat मतलब क्या हो गया, या मैं किसी क्लाइंट के लिए कोई केस लड़ रही हूँ, अब केस लड़ रही हूँ तो क्लाइंट कह रहा है मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसा फ्रॉड या कुछ भी, कोई भी जो लिटिगेशन चल रही है मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैं क्लाइंट की ओपिनियन को ही बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हूँ, उसी की ओपिनियन के साथ मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, मतलब क्लाइंट की जो ओपिनियन है वही मेरी ओपिनियन है, तो एक तरह से मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. राइट. भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट मैं बहुत इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ, बट अपीयरेंस में सबको क्या लगेगा, मेरी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. राइट. Next one is familiarity threat. This is very simple. When the auditor or the associates are having close relationships with the client, or I am too sympathetic towards the client,
ठीक है, जैसे मेरी ऑडिट टीम का कोई सीनियर ऑडिटर, सीनियर स्टाफ है, सीनियर पर्सनल है, ऑडिट सीनियर है, उसके मामा जी की कंपनी है और वो ही जाके ऑडिट मेनली कर रहे हैं, तो उसका क्लोज रिलेशनशिप नहीं हो गया क्लाइंट के साथ? या मैं 50 साल से मेरी फर्म ही 50 साल से मेरी फर्म एक क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है, 50 साल से मैं ऑडिटर हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला, 50 साल से मेरी फर्म इस कंपनी की ऑडिट कर रही है, पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं और सेम एंगेजमेंट पार्टनर सपोज 20 साल से उस कंपनी को डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम क्लाइंट की जो छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट्स है उसको जाने देते हैं, तो क्या हो रही है, आपकी इंडिपेंडेंस जो वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यू आर नॉट ऑब्जेक्टिवली एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। क्लियर हुआ? सो दिस इज द familiarity threats when the auditors develop close relationships with the clients or are too sympathetic towards the clients. Example क्या हो गया, if senior auditor or senior audit team member is having a personal close relationship, business relationship with the client, या फिर उस कंपनी का, जो मैंने एग्जांपल दिया, मैं नेस्ले की डायरेक्टर थी, फिर मैं आई यहाँ पे, तो मेरा नेस्ले के साथ कहीं ना कहीं क्लोज कनेक्शन था ना, राइट? तो मैं ही अगर उसकी ऑडिट करूँ तो एक फेमिलियरिटी थ्रेट है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद दैट एंटिटी। क्लियर? तो इस तरह से फेमिलियरिटी थ्रेट्स को सेफगार्ड करने का क्या तरीका है? अगेन, जो ऐसे टीम मेंबर्स हैं हु आर हैविंग रिलेशनशिप्स विद योर क्लाइंट्स, तो उनको आप टीम से हटा दो, या फिर कोशिश करो ऐसी कि फेमिलियरिटी थ्रेट्स जब होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। अब मेरे कोई दूर के मामा या दूर के अंकल अगर किसी कंपनी में एक एम्प्लॉई है, नॉर्मल पोस्ट पे एक एम्प्लॉई है, मैनेजर ऐसे, तो क्या वो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहे हैं? ऐसे तो दुनिया गोल है ना कहीं आपके रिश्ते निकल ही जाएंगे किसी ना किसी से, आपकी टीम के रिश्ते निकल जाएंगे, ऐसे तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर्स को इस चीज़ की सिग्निफिकेंस को जज करना है कि कितनी सिग्निफिकेंट है। अब मेरे खुद के बहुत ही क्लोज अंकल अगर डायरेक्टर हैं या बहुत हाई पोस्ट पे किसी कंपनी में और मैं ही एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, तो मैं कैसे वो काम को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? एक फेमिलियरिटी थ्रेट, सिग्निफिकेंट फेमिलियरिटी थ्रेट यहाँ पे है, राइट? सो ऑडिटर्स को क्या करना है, सिग्निफिकेंस को पहले जज करना है। किसी भी थ्रेट में, किसी भी तरह के थ्रेट में पहले आप सिग्निफिकेंस को देखो, कितनी सिग्निफिकेंट है वो थ्रेट, उसके हिसाब से आप सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंट करो। ठीक है? द लास्ट थ्रेट टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इज योर इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट ऐसे आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको अपना काम ऑब्जेक्टिवली करने से रोक रहा है, कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन इम्पोज कर रहे हैं। जैसे कि आपको धमकी दे रहा है कि आपको हम हटा देंगे इस साल, अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, हम आपको रिमूव करके हम दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। और उस क्लाइंट को पता है कि आपके पास 2 ही ऑडिट है अभी, तो आप छोड़ के जा भी नहीं सकते हो, आपके मन में डर है रिप्लेस होने का। तो ऑडिटर्स के मन में ऐसा डर होना नहीं चाहिए, बहुत काम है हमारे लिए, ठीक है ना? सो यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज योर ऑब्जेक्टिविटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रेम्यूनरेशन। So this threat to replacement is actually a deterrent। कोई ऑडिटर ऐसा हो ही सकता है ना जिसकी मजबूरी हो वो ऑब्जेक्टिवली ना एक्ट कर सके बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसको एक धमकी दी जा रही है ऑफ रिप्लेसमेंट। या फिर हो सकता है क्लाइंट आपको कहे कि इस बार आपको फीस कम करनी पड़ेगी, और फीस कम कर रहे हो तो आप एक काम करो, काम भी थोड़ा कम कर दो, कम फीस में कम काम करके आप सल्टा दो, बस हमें एक क्लीन ओपिनियन दे दो। इस तरह से क्या होगा, आप अपनी जो ओपिनियन है उसको, क्या आप खुद की ओपिनियन दे रहे हो या क्लाइंट ने जो कहा वैसी ओपिनियन दे रहे हो काम कम करके? हम क्लाइंट के बेसिस पे अपना काम को कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्टिविटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो दिस इज आवर इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर? तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी जो है ना SQC 1 एंड SE 220 के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज बहुत हैवी हो गया आज आपके लिए। एक बार हम लोग क्विकली बस रिवाइज कर लेंगे आज की क्लास में अपने क्या क्या पढ़े। वी स्टार्टेड विथ क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की कुछ पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए और कुछ टेक्निकल क्वालिटीज होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिटीज मतलब साउंड थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, practical knowledge also, sound practical training should be there. Auditor should possess knowledge of various general principles of law. Auditor should possess knowledge of peculiar features of the business, should possess knowledge of the accounting system. Then personal qualities में क्या आ गया? Tact, caution, firmness, then discretion,
Auditor should be hardworking. Auditor should possess integrity of the highest level. Should ensure independence. Then auditor should have the basic human qualities जैसे trust होना चाहिए, respect होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए. ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर. नेक्स्ट वी केम टू द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने बात की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो डेवलप करता है हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर audit of historical financial information, for review of historical financial statements, historical information, for assurance of information other than financial information, यानी कि internal controls हो गए, for other kind of related services. तो IAASB इंश्योर करता है कि इस तरह के वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करे एंड वो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई हो सके. इंडिया में ये काम कौन करता है? इंडिया में ये काम करता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या है? उसके दो काम है बेसिकली. वन इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, to review the existing auditing practices and to develop the standards which are required. Second one is to integrate those practices with the prevailing international standards. ठीक है, ये हो गया हमारा AASB का रोल. स्टैंडर्ड्स कितने टाइप के थे? 5 टाइप के. SAs, that is standards on auditing, which apply to the audit of historical financial information. SRE, that is standard on review engagement, which apply to the review of historical financial statement. Review is limited in scope, audit is wider in scope. ये difference होता है, दोनों ही historical FI का ही होता है. उसके बाद था SAE, that is standards on assurance engagements, which apply to the assurance engagements of information other than financial information. Then SRS क्या था? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हो गए, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया. ठीक है, उसके बाद था SQC, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. उसमें एक ही था SQC1. फिर हमने SQC1 और SA 220 स्टार्ट किया. SQC1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज दैट द फर्म शुड इंश्योर दैट द फर्म इज कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब आपके हो गए engagement and quality control standards and also the accounting standards and the guidance notes wherever required. ये सारे कुछ फॉलो हो रहे हैं. और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई? जो भी लॉज आपकी क्लाइंट एंटिटी पे अप्लाई करते हैं, आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट हो गया, ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई हो रहे हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू इशू एन अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट और टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट फॉर द एंगेजमेंट. नेक्स्ट हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. कितने एलिमेंट्स थे? टोटल 6 एलिमेंट्स. निमोनिक क्या था इसका? लेकेम. क्या था? लेकेम. L से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, E से एथिकल रिक्वायरमेंट, C से क्लाइंट रिलेशनशिप का एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, H से ह्यूमन रिसोर्सेज, E से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड M फॉर मॉनिटरिंग. ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. नेक्स्ट हमने पढ़ा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. कितने तरह की थ्रेट्स हमने पढ़ी? 5 तरह की थ्रेट्स. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, व्हेन यू आर हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट एंटिटी. सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, व्हेन यू आर रिव्यूइंग अ जजमेंट और कंक्लूजन व्हिच वाज मेड बाय यू. उसके बाद था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया. उसके बाद था फेमिलियरिटी थ्रेट, व्हेन यू द auditor, the partner or associates are having close relationships with the client. Then we had advocacy threats, where the auditor or partner is promoting the client's opinion to an extent जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि उसकी objectivity compromise हो रही है. Last one was intimidation threat, where the auditor is being deterred or the practitioner is being deterred, मतलब stopped, किसी तरह से आपको रोका जा रहा है from performing your work objectively. ठीक है, तो ये हमारा रिविजन भी हो गया. That's all with this class. अपने कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, अगली क्लास में अपने खत्म कर देंगे. Thank you so much everyone. Have a great day ahead.